जैव प्रक्रम में अभी तक हमने टोटल 3 प्रक्रम पूरे पढ़ लिए हैं। पहला प्रक्रम हमारा पोषण प्रक्रम था, दूसरा प्रक्रम हमारा शोषण प्रक्रम था, तीसरा प्रक्रम हमारा परिवहन या वहन प्रक्रम था। आज हमें करना है उत्सर्जन प्रक्रम, ठीक है। उत्सर्जन प्रक्रम भी दोनों के अंदर, जंतुओं के अंदर भी और पादपों के अंदर। जंतुओं के अंदर मेन रूप से हमें करना है मनुष्य के अंदर, ठीक है, क्योंकि मनुष्य के अंदर अगर हमने समझ लिया तो बाकी सारा का लगभग समझ में आ जाता है, ठीक है। उत्सर्जन का मतलब क्या होगा? तो उत्सर्जन का मतलब ये होगा जो भी अभी तक गंदे पदार्थ बने थे, अपशिष्ट पदार्थ बने थे। अब गंदे या अपशिष्ट हम किनको कहेंगे? तो वो सारे पदार्थ जो हमारी कोशिका है वो रिजेक्ट कर देती है, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। तो जो उसको नहीं चाहिए वो सारे के सारे किस में कहलाएंगे? अपशिष्ट पदार्थों में। क्लियर है ना? जैसे कि जो गाय या भैंस है क्या खाती है? घास। क्यों? क्योंकि उनकी जो कोशिकाएं हैं वो उस घास से एक चीज़ निकलती है, सेल्यूलोज, ठीक है, सेल्यूलोज। वो उनकी कोशिकाएं उसको एक्सेप्ट कर लेती हैं, इसलिए उनके लिए वो क्या हो गया? जरूरी पदार्थ, यानी रिजेक्ट नहीं करती है। और हमने अगर वही घास खा ली तो हमारे शरीर की जो कोशिकाएं वो उस सेल्यूलोज को एक्सेप्ट नहीं करती, मतलब अंदर नहीं जाने देती है। तो हमारे लिए वही क्या बन गया? अपशिष्ट पदार्थ। आए समझ में? ये अपशिष्ट पदार्थ कौन से होंगे? तो अपशिष्ट पदार्थ वो सारे पदार्थ जो कोशिकाएं रिजेक्ट कर देती है या कोशिकाएं कुछ नए पदार्थों को बनाने के चक्कर में कुछ और बना देती है, ठीक है ना। जैसे कि नए पदार्थों को बनाने का चक्कर क्या है? तो ये कि मान लो उसको ऊर्जा बनानी है, कोशिका को ऊर्जा बनानी है, तो जब वो ऊर्जा बनाती है तो साथ में वो पानी भी बना देती है, और वो पानी कोशिका को चाहिए नहीं होता है, तो वो पानी अपशिष्ट पदार्थ के अंदर आ जाता है। क्लियर है ना? तो अब जो हमें करना है, सबसे पहले उत्सर्जन का मतलब सबको क्लियर है कि सारे अपशिष्ट पदार्थ या इसको बोलते हैं वर्ज्य पदार्थ, ठीक है ना, उन सभी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना जिस प्रक्रम में आएगा वो क्या कहलाएगा? उत्सर्जन। हमने पहला प्रक्रम क्या किया था? पोषण। उसके अंदर क्या थी? हमने पदार्थ अंदर लिए थे। उत्सर्जन के अंदर पदार्थ बाहर निकालेंगे। दोनों के अंदर फर्क भी समझ में आ रहा होगा अब। तो अब हमें करना है मानव में उत्सर्जन। क्लियर है? मानव में उत्सर्जन या मनुष्य में उत्सर्जन कैसे होता है? या उत्सर्जन का मतलब कि मनुष्य है वो अपने शरीर के अंदर से अपशिष्ट पदार्थ या जो गंदे, जो शरीर को नहीं चाहिए वो वाले पदार्थ कैसे निकालता है, ठीक है। वो किसके अंदर पड़ेंगे? हम उत्सर्जन के अंदर। क्लियर है? सबसे पहले तो उत्सर्जन के अंदर कुछ अपशिष्ट पदार्थ तो हम जब हमने पढ़ा था पोषण, उसी वक्त भी निकाले थे हमने। कहाँ निकाले थे? तो जब देखो याद करो, ऐसे ऐसे जो बड़ी आंत बनी थी और यहाँ पे जाके और गुदा द्वार था, है ना। यहाँ से क्या था? यहाँ से जो अपशिष्ट पदार्थ खाने वाले बने थे, खाने से जो हमने जो अंदर खाया है ना, उससे जो अपशिष्ट पदार्थ बने थे उसके लिए तो देखो अलग से उत्सर्जन तंत्र लगाने की, अलग से कोई सिस्टम लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जो हमारा आहार नाल था वही पाइप एक तरफ से, दोनों तरफ से खुली हुई है, एक तरफ से हम खाते हैं और दूसरी तरफ से वही वापस निकल जाता है। यानी कि अलग से कोई भी उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन सिस्टम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो जब हम खाना खाते हैं उस खाने के जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो कैसे होते हैं? ठोस होते हैं, कुछ ठोस कुछ तरल, कुछ भी बोल दो आप, ठीक है। वो सारे इस बड़ी आंत से होते हुए और आखिर में गुदा द्वार से बाहर निकल जाते हैं। क्लियर है इतना? यहाँ पे एक थोड़ा सा बड़ा भी होता है जिसको हम मलाशय बोलते हैं, ठीक है। मलाशय में वो इकट्ठा होता है सारा अपशिष्ट खाना, जिससे जरूरी पदार्थ तो आंत के अंदर अवशोषित हो चुके, बाकी के मलाशय के अंदर इकट्ठे होते हैं, मलाशय से फिर गुदा द्वार से बाहर निकल जाते हैं। क्लियर है? एक तो ये वाला उत्सर्जन था मनुष्य के अंदर, ठीक है ना। लेकिन ये वाला तो पोषण के अंदर आ जाता है, तो अलग से ना तो इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, ना ही ये पूछा, हाँ ये पूछा जा सकता है कि मनुष्य के अंदर उत्सर्जन यानी कि जो चीज़, अब उत्सर्जन के अंदर वो सारी चीज़ें आएंगी जो हमारे शरीर से बाहर निकलती है सारी, जो और बाहर वही निकलेंगी जो अपशिष्ट पदार्थ है। क्लियर है ना? एक तो यहाँ से निकलता है, ये भी किस में आएगा? उत्सर्जन में। क्लियर है? जहाँ से हम खाना खाते हैं और फिर खाने के बाद जो आंतों के अंदर अवशोषित होने के बाद जो खाना बच जाता है वो बाहर निकलता है, उसे हम क्या कहेंगे? उत्सर्जन ही कहेंगे। क्लियर है? इसके बाद एक उत्सर्जन और भी होता है, जैसे आपके यहाँ पे मतलब बहुत सारी गर्मी पड़ रही है तब, या आपने बहुत सारी प्रैक्टिस की हो तब यहाँ से कुछ पानी सा निकलता है जिसे हम बोलते हैं पसीना या स्वेद, ठीक है। वो कैसे निकलता है? तो वो भी बाहर ही निकल रहा है शरीर से,
ठीक है, तो वो भी क्या हुआ, उत्सर्जन हुआ कि नहीं हुआ। उसके लिए भी अलग से सिस्टम लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है कि जो हमारी ये त्वचा है इसके अंदर भी बहुत छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं। ये छिद्र रंध्र नहीं होते हैं, रंध्र तो कहाँ होते हैं, पौधों की पत्तियों में, लेकिन यहाँ पे भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं, क्योंकि बिना छिद्र के तो पानी बाहर आने वाला है नहीं, है ना। तो उन छिद्रों से बाहर निकल जाता है, ये भी एक तरीके का उत्सर्जन हुआ। ठीक है, ये दो उत्सर्जन जो मैंने बताई, एक तो जो यहाँ से गुदा द्वार से निकलता है और एक जो पसीने से जो पानी बाहर आता है, या यूँ समझ लो कि पानी के साथ कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी बाहर आते हैं, ठीक है ना, वो भी एक उत्सर्जन हुआ। ये दो जो उत्सर्जन है उनके लिए कोई अलग से तंत्र या सिस्टम लगाने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि कोई ऐसी चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है कि वो अलग निकले। ठीक है, इतना क्लियर है क्या सबको? तो ये तो यहाँ से हो जाता है। ये सिर्फ इतना पूछा जा सकता है कि मनुष्य में उत्सर्जन कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है। तो एक उत्सर्जन तो गुदाद्वार से ये होता है जो हम खाने वाला करते हैं, और एक उत्सर्जन होता है जो पसीने से होता है, दो हुए। एक तीसरा उत्सर्जन हम ये वाला पढ़ेंगे जिसके लिए एक पर्टिकुलर सिस्टम चाहिए, अपने आप नहीं होगा। वो उत्सर्जन हमने कर लिए। तीसरा उत्सर्जन कहाँ तो इसकी ज़रूरत पड़ती है। पहली चीज़ तो इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ती है, हम सारा जो अपशिष्ट है वो गुदाद्वार से निकाल देते या पसीने से निकाल देते, काम खत्म, अलग से लगाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती। तो वो इसलिए कि जो खाने वाला है वो निकल गया। ठीक है, पसीने से भी जो पानी के अंदर मिक्स था वो तो पसीने से निकल गया, लेकिन पसीने से कभी खून निकलता है क्या? नहीं ना, पानी ही निकल सकता है बस, और कोई चीज़ नहीं निकल सकती, है ना। कोई ठोस कोई चीज़ रह गई जो पानी के अंदर घुली हुई है वो तो निकल सकती है, बाकी भी नहीं निकल सकती। क्लियर है? तो जो हमारा खून है वो एक तो फेफड़ों में जाके तो सिर्फ इतना काम होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ सकता है और ऑक्सीजन ले सकता है, इतना ही काम होता है। ठीक है, लेकिन खून पूरे शरीर में चल के आया है तो उसके अंदर सिर्फ इतना ही नहीं कि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड हो, उसके अंदर कुछ और भी हो सकता है मिला हुआ। ठीक है, वो क्या होता है, तो कोशिकाएं कुछ अलग चीज़ भी, जैसे उन्होंने प्रोटीन यूज़ किया है, प्रोटीन का प्रयोग किया, तो प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन मेन रूप से होता है। ठीक है, वो नाइट्रोजन कुछ तो कोशिकाओं ने यूज़ कर लिया, प्रयोग कर लिया, लेकिन कुछ नाइट्रोजन बच जाता है जो वो प्रयोग नहीं करते, और जो बच जाता है वो अपशिष्ट, वो किसके अंदर मिलाएंगी कोशिकाएं? खून के अंदर ही मिलाएंगी। ठीक है, तो वो अपशिष्ट खून के अंदर मिला हुआ है। ऐसे ही बहुत सारे, जैसे फॉस्फोरस है हमारे शरीर को, कैल्शियम हमारे शरीर को चाहिए कि नहीं, हड्डियों के लिए कैल्शियम ही चाहिए। अब वो कैल्शियम कुछ तो कोशिकाओं ने प्रयोग कर लिया, बाकी जो प्रयोग नहीं किया वो किसके अंदर? खून के अंदर, है ना, वो भी अपशिष्ट। क्लियर? ये सारे खून के अंदर मिले होते हैं, ये पसीने से बाहर नहीं निकल पाते, लेकिन ये खून के अंदर मिले हैं तो हर बार कोशिका तो नाइट्रोजन मिलाती रहेगी, तो खून के अंदर तो बहुत सारे अपशिष्ट हो जाएंगे, है ना। अब उनको अलग करने के लिए या तो हमें कोई छलनी लगानी पड़ेगी, और या फिर कोई ऐसा तंत्र गुदाद्वार जैसा कुछ लगाना पड़ेगा, हम सुराख कर दें वहाँ से निकलता रहे, तो वहाँ से निकलेगा तो फिर खून भी तो साथ निकलेगा, लेकिन खून की हमें ज़रूरत है ना। यानी कि सिंपल सी बात यह है कि हमारी लाठी भी नहीं टूटे और सांप भी मर जाए, है ना, ऐसा कुछ सिस्टम हमें लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए ये उत्सर्जन तंत्र मनुष्य के अंदर लगा होता है। ठीक है, अब उसके अंदर क्या क्या चीज़ें लगी होती है, तो सबसे पहले तो इतना तो समझ आया सबको कि खून को छानने का काम होगा। ठीक है, किसके अंदर? मनुष्य के उत्सर्जन में। क्लियर है? अब वो क्षमता कैसे है, उसके लिए क्या लगी होते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो दो ऐसे किडनी लगी होती है जिन्हें हम किडनी बोल देते हैं या वृक्क बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोल देते हैं इनको? किडनी या वृक्क। ठीक है, ये दो लगे होते, स्पेशल इनका काम यही है, खून को छानना। ठीक है, छान कर वो उससे क्या अलग करेंगे, जो खून के अंदर अपशिष्ट पदार्थ है, किसको छोड़कर? खून को छोड़कर बाकी जो अपशिष्ट पदार्थ है वो सारे ये छानेंगे। क्लियर है? और छान कर यहाँ से तो वो छानेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे अब ये किससे जुड़े होंगे, तो इसके अंदर कौन आना चाहिए? खून आना चाहिए। और खून हमने पिछले में देख चुके हैं कि खून को कौन चलाता है? हृदय चलाता है, लेकिन उसके लिए पाइपें जो लगे तो उनका नाम क्या है? महाशिरा और महाधमनी। यानी यहाँ तक महाशिरा और महाधमनी आनी चाहिए, तभी तो खून साफ होगा, क्योंकि लेके तो वही आएंगी। तो यहाँ पे दो, एक तो आएगी महाधमनी और एक आएगी महाशिरा। ठीक है, दोनों के अंदर जाएगी वो, तो एक तो इसके अंदर जाएगी। अच्छे खून को यहाँ से लेके भी तो जाना है, पहले लेके आना है और फिर लेके जाना है। क्लियर है? इसलिए मैंने ये दो पाइपें बनाई है। ठीक है,
ये वाली महाधमनी, ये वाली महाशिरा, ये लेके जाएगी यहाँ से। क्लियर है? महाशिरा, महाधमनी और ये वृक्क जिसको हम किडनी भी बोलते हैं, एक ये वृक्क है और एक ये, कितनी संख्या में कितने होते हैं? 2 होते हैं। अब 2 क्यों होते हैं? क्योंकि एक वाला जल्दी से नहीं छान पाता, छनने का काम नहीं कर पाता, तो 2 लगा दिए, ठीक है, ताकि काम आसानी से हो जाए। जो काम इसका है वही काम इसका है, दोनों का बराबर काम है, ठीक है। अब ये 2 वृक्क बना दिए, यहाँ से खून आया, इनके अंदर क्या होता है उसको भी हम एक डिटेल से अलग चित्र बनाएंगे उसका, कि क्या क्या चीज़ें होती है उसके अंदर, ठीक है ना, कैसे छानता है। लेकिन फिलहाल मैं एक ऐसा डायग्राम बना रहा हूँ जिसके अंदर आप समझ सको कि मानव उत्सर्जन तंत्र, मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र के अंदर क्या क्या मेन पार्ट होते हैं। तो अभी तक हमने 2-3 पार्ट पढ़े हैं, महाशिरा, महाधमनी और वृक्क, ठीक है। और आप देख रहे हो इनकी ज़रूरत क्यों है, ज़रूरत के हिसाब से ही बनाए, बिना ज़रूरत के हमने कोई चीज़ नहीं बनाई है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे जो खून आया, यहाँ पे मान लो 1 मिनट के लिए कि ऐसी कुछ छलनी लगी हुई है, छलनी नुमा कोई चीज़, मान लो ऐसी नहीं होती लेकिन लगी हुई है, लगी तो छलनी हुई है ना, यहाँ से क्या छनेगा? खून छनेगा। तो खून तो जो छन के और शुद्ध हुआ वो तो वापस निकल गया, लेकिन छन के यहाँ पे कुछ तो बचेगा, अपशिष्ट, और वो तरल होगा। क्यों? क्योंकि खून पूरा ही तरल होता है, सॉलिड तो उसके अंदर कुछ होता ही नहीं है ना। तो यहाँ पे जो निकलेगा वो भी तो तरल ही होगा, एक इधर होगा एक इधर होगा। अब इसको बाहर भी निकालना है, बाहर निकालना तो नीचे पाइप होनी चाहिए कि नहीं? तो ये रही पाइप यहाँ से। अब ये जो यहाँ पे जो अपशिष्ट बनता है ना तरल, उसका हमने एक नाम भी दे दिया है। क्या नाम है? यहाँ पे जो अपशिष्ट बनता है मूत्र, ठीक है ना। जो अपशिष्ट बनता है यहाँ पे, जो खून से अलग होके रह जाता है, उसी का नाम क्या है? मूत्र, ठीक है ना। क्लियर है? मूत्र क्या है? मनुष्य के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ, किससे छन के? खून से छन के जो अलग हुए उन्हीं का नाम क्या है? मूत्र। क्लियर है इतना सबको? अब ये मूत्र इन्हीं पाइपों से होके और नीचे कहीं इकट्ठा होना चाहिए, ठीक है ना। ये यहाँ पे हम कुछ बना देते हैं जहाँ पे ये इकट्ठा होगा। क्लियर है? ये किसको लेके आ रही हैं? मूत्र को लेके आ रही है। अपशिष्ट पदार्थ का हमने नाम रख दिया है। अब हर बार उसको अपशिष्ट पदार्थ नहीं बोलेंगे, अब हम क्या बोलेंगे? उसको मूत्र बोलेंगे। तो ये किसको लेके आ रहे हैं? मूत्र को। तो ये हो गई मूत्रवाहिनी। क्लियर है इतना? ये मूत्रवाहिनी, ये एक अलग मूत्रवाहिनी, ठीक है। किससे जुड़ी है? वृक्क। और अब ये क्या है? ये किसको इकट्ठा कर रहा है? मूत्र को इकट्ठा कर रहा है, तो इसका नाम हुआ क्या? मूत्राशय। क्लियर है इतना? मूत्राशय के बाद यहाँ पे इकट्ठा हो गया, ठीक है। लेकिन जब ये भर जाएगा तो क्या होगा? या तो ये फट जाएगा या इसे बाहर निकलना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ से बाहर निकलने के लिए यहाँ पे कुछ लगा होता है, जहाँ से बाहर लगेगा, बाहर निकलेगा, इसका नाम क्या होगा? मूत्रमार्ग। और ये जो पूरा सिस्टम है, ये किसके अंदर लगा होता है? मनुष्य के अंदर। क्लियर है? ये जो इतने अंग है, महाशिरा, वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, किसके अंग है ये? मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र के। क्लियर है ना? तो एक बार इसको बनाओ और ऊपर इसके क्वेश्चन क्या बन सकता है? इसके ऐसे बन सकता है कि मनुष्य, क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, ये मैंने पॉइंट लिख दिया, जो ये इसके अंदर मैंने अभी बताया ना आपको, वही लिखे हैं, कुछ भी अलग नहीं लिखा है। क्या फेफड़ों को आप उत्सर्जन के अंदर शामिल करोगे क्या? उत्सर्जन? नो सर। क्यों? वो क्या अपशिष्ट बाहर नहीं निकालते क्या? गंदे खून को बाहर निकालता है। गंदे खून को कहाँ बाहर निकालता है? फेफड़े क्या बाहर निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर नहीं निकालते शरीर से, तो वो भी उत्सर्जन में आएगा, ठीक है ना। हाँ, ये जो है जैसे मैंने बताया गुदाद्वार या फिर ये तो तरल और ठोस को बाहर निकालते हैं, लेकिन गैस को बाहर कौन निकालता है? फेफड़े निकालते हैं। और ये जो नाक है ना, ये भी उत्सर्जन के अंदर है। क्लियर है? और कई बार अपना मुंह भी काम कर देता है उत्सर्जन का। कब? जब उल्टियाँ होती है। ये जो वृक्क लगा हुआ था, उसके अंदर जो छलनी लगी हुई है, जो खून को छान रही है, वो कैसी है या वो कैसे छानती है, ठीक है ना। खून को कैसे छानती है वो हमें समझना है। यानी कि और वृक्क है जिनको हम किडनी बोलते हैं, उनके अंदर कोशिकाओं का एक ऐसा गुच्छा होता है, गुच्छ होता है, ठीक है। वो गुच्छ है, उसके एक तरफ खून
बिल्कुल पतली सी झिल्ली होती है, उससे जो अपशिष्ट पदार्थ है वो दूसरी तरफ निकल जाते हैं और साफ खून आगे निकल जाता है। ठीक है, फिर भी अगर थोड़ा बहुत बच जाए तो वैसा सा गुच्छा एक आगे और लगा होता है। ठीक है, उससे फिर निकलेंगे अपशिष्ट पदार्थ बाहर, खून फिर आगे निकल जाता है, फिर एक गुच्छा और आता है। ठीक है ना, तो ये ऐसे गुच्छे से गुच्छे लगे होते हैं। इस एक गुच्छे को, जो कोशिकाओं का एक झुंड है, उसको हम बोलते हैं वृक्काणु। क्या बोलते हैं? वृक्काणु। वृक्काणु मतलब वृक्क का अणु काम करते हैं। क्लियर है? और उस एक गुच्छे को, अब आपको पता है उन गुच्छे के अंदर खून ही आएगा, खून ही वापस जाएगा। ठीक है, और जब खून उस गुच्छे के अंदर से घूम रहा होता है ना, तो बस उसी वक्त उस गुच्छे की जो झिल्ली है वो बहुत पतली होती है, बहुत पतली। तो उससे जो खून है वो छनता रहता है, छन कर जो अपशिष्ट पदार्थ है वो उस झिल्ली से दूसरी तरफ और खून आगे निकल जाता है, फिर से अपशिष्ट पदार्थ दूसरी तरफ, खून आगे निकल जाता है। और ऐसे जब वो उस पूरे एक वृक्काणु से घूम के आता है ना, तो आखिर में वो क्या बचता है? शुद्ध खून बचता है। क्लियर है इतना? अब हम उस वृक्काणु की, वृक्काणु समझ में आया कि नहीं? वृक्काणु किसके अंदर होता है? तो वृक्क के अंदर होता है कोशिकाओं का एक गुच्छा, और वो काम क्या करता है? छानने का काम वही करता है। क्लियर है? अब ये क्षमता कैसे है? तो ये जो क्षमता है ना, इसको हम बोलते हैं निस्यंदन। निस्यंदन प्रक्रम के द्वारा ये क्षमता है। ये निस्यंदन क्या होता है? निस्यंदन का मतलब है कि आपने दो ऐसे चीज़ मिला रखी है जिनके अंदर से ऐसे उसको आपने दो चीज़ या तीन चीज़ जितने भी मिले हुए हैं तरल पदार्थ के अंदर, उसको आपने एक जगह शांत छोड़ दिया। ठीक है, शांत छोड़ने के बाद में आप देखोगे कि एक पदार्थ है वो नीचे बैठ जाता है। कई बार ऐसा होता है, कई बार नहीं भी होता। अपशिष्ट पदार्थ कुछ है वो नीचे बैठ जाता है और कुछ है वो ऊपर रह जाता है। तो हम क्या उन दोनों पदार्थों को अलग कर सकते हैं क्या? कैसे? धीरे से उस बर्तन को उठाएंगे, ऊपर वाले बर्तन, ऊपर जो पदार्थ आया है उसको ऐसे करके और एक अलग बर्तन में इकट्ठा कर लेंगे। एक पदार्थ नीचे बच गया जो नीचे बैठा था, और एक पदार्थ जो ऊपर से ऐसे। इसका एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूँ तो पानी के अंदर मिट्टी मिली हुई है, बहुत छोटे छोटे कण। तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा? अब चाहे उसको छाननी से कितना भी छान लो, वो मिट्टी नहीं चलती। आपको क्या करना पड़ेगा? 1 घंटा या आधा घंटे के लिए इसको बर्तन को शांत छोड़ना पड़ेगा, है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसको धीरे से ऊपर वाला पानी है वो दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं, नीचे अपनी मिट्टी बच जाती है। बचती है कि नहीं? ये जो प्रक्रम होता है इसी को हम कहते हैं निस्यंदन। क्लियर है ना? इसमें हमने छालनी लगा के नहीं छाना, लेकिन फिर भी छान तो लिया। ऐसा ही प्रक्रम उन वृक्काणु के अंदर होता है। वृक्काणु के अंदर खून बहुत आराम से चलता है। ठीक है, और जैसे ही आराम से चलता है तो जो अशुद्धियाँ हैं ना, वो उस झिल्ली के पास आके इकट्ठी होती है और फिर झिल्ली से दूसरी साइड। सिर्फ अशुद्धियाँ नहीं आएंगी, साथ में पानी भी आएगा। हाँ, वृक्काणु है, ये कैसे छानेंगे? तो वो उसी निस्यंदन प्रक्रम के द्वारा छानते हैं। क्लियर है? तो एक बार हम इस वृक्काणु का थोड़ा सा अच्छा सा डायग्राम बना। ऐसा लग रहा होगा कि ये कैसे काम करेगा? बोमन संपुट, वृक्क धमनी की शाखा, इतनी सारी चीज़ें, हम क्या, इनका क्या काम है? तो सिंपल सी चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपके एग्ज़ाम के अंदर ये पूछा जाएगा तो सबसे ज़्यादा अगर पूछने के चांसेस है तो वो ये कि वृक्काणु का एक नामांकित चित्र बनाइए, तो वो ये है। ठीक है सर, ये याद कैसे रखेंगे सारा? वही तो बता रहा हूँ। ठीक है, नामांकित चित्र बनाइए, ये पूछा जाएगा सबसे पहली चीज़। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको ये पूछा जा सकता है कि ये वृक्काणु कहाँ होता है? तो वृक्क के अंदर होता है। वृक्क मतलब किडनी के अंदर होता है। किडनी के अंदर जो मैंने कहा कि कोशिकाओं का जो गुच्छ होता है जो खून को साफ करने का काम करता है, वो ये गुच्छ वही है। गुच्छ या गुच्छे का मतलब तो आप समझते हो, बहुत सारी एक जगह इकट्ठी हो जाए चीज़ें तो हम कहते हैं कि वो गुच्छा बन गया है। ठीक है ना, तो ये पाइपें देखो इकट्ठी हो गई है बहुत सारी, इसीलिए एक गुच्छा बन गया है ये। किसका? कोशिकाओं का। और इसी गुच्छे को हमने नाम क्या दिया है? वृक्काणु। क्लियर है? अब हमने शुरू में ही कर लिया था कि गंदा खून आएगा, साफ होगा, और साफ खून बाहर जाएगा। क्लियर है इतना? अब देखो वृक्क धमनी की शाखा। अब यहाँ पे ना सिर्फ 2 ही पाइपें, बेसिकली यहाँ पे सिर्फ 2 पाइपें घूम रही है। क्लियर है? और ये जो घूम रही है ना यहाँ पे, जब ये ऐसे यहाँ पे इनके अंदर खून घूमेगा तभी इनकी जो ये झिल्लियाँ हैं ना, यहाँ से जो अपशिष्ट पदार्थ है वो बाहर निकलते रहेंगे और यहाँ नीचे इकट्ठे होते रहेंगे। और यहाँ नीचे इकट्ठे, क्योंकि ये पूरा किसके अंदर पता है? ये पूरा है ना, ये हमने जो छोटा सा बनाया था ये वाला, ये इसके अंदर है ये। ठीक है ना, जो डिटेल में बनाया है। क्लियर है इतना? ये एक, और ये एक नहीं होता है, ऐसे बहुत सारे होते हैं, इसके अंदर भी और उस तरफ वाले वृक्क के अंदर, दोनों किडनियों के अंदर। ये एक वृक्काणु है ऐसा।
ये सर क्लियर है ना? कौन छानते हैं? हाँ, खून, किडनी का ही काम ही यही है। पूरी किडनी काम क्या करेगी? खून को छानने का काम करेगी। क्लियर है? अब ये छनेगा कैसे? तो देखो इसको इतना, सबसे पहले तो इतना सारा इसको गुच्छा करने की ज़रूरत क्या थी? तो ये जो छानेगा वो किस से छानेगा? निस्यंदन से छानेगा। और निस्यंदन के लिए सबसे पहले खून को बहुत शांत हो जाना चाहिए, क्योंकि पानी, हमने देखा था पानी और मिट्टी अगर मिले हुए हैं, दोनों को अलग करना तो पहले उसको शांत छोड़ना पड़ेगा। जब शांत छोड़ेंगे तभी तो उसके अंदर से जो मिट्टी है वो नीचे बैठ जाएगी और पानी है वो अलग, फिर हम पानी को धीरे से ऊपर से नितार लेंगे, है ना? उसी को हम बोलते हैं निस्यंदन। वही निस्यंदन इनके अंदर होता है। रक्त यहाँ से, ये देखो जो एरो लगी है अंदर जाएगा, ठीक है? क्या है ये? वृक्क धमनी की शाखा। क्लियर है? ऐसे ही ये वाली एरो क्या है? ये वृक्क शिरा की शाखा। शिरा क्या है? गंदा खून लेके आएगी, ठीक है? फिर इसको इतना यहाँ पे घुमाया होता है कि खून बहुत, उसकी मतलब गति ऐसी हो जाती है जैसे वो रुक ही गया हो। एक्चुअली में तो नहीं रुकता है, क्योंकि खून रुक गया तो फिर तो हम मर ही जाएंगे। रुकना बिल्कुल नहीं चाहिए, चलना भी चाहिए, लेकिन इनको इतना घुमा दिया जाता है कि वो चल रहा होता है लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि वो रुका हुआ है, बिल्कुल ठहरा हुआ है, ठीक है? वो खून यहाँ से ऐसे ऐसे धीरे धीरे इनके अंदर से घूमता रहता है, ठीक है? और ऐसे घूम घूम के, और जो ये वाली लाइन है ना, ये वाली, ये देखो, ये वाइट वाली है, इनके अंदर से घूम के और वापस फिर बाहर निकल जाता है, ये इधर से वृक्क धमनी। वृक्क धमनी आपको पता है शुद्ध खून लेके जाएगी, ठीक है? और सीरा है, गंदा खून लेके आएगी। सीरा और धमनी के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं, इतना क्लियर है? ये देखो, ये वाली पाइप है ना, ये एक तो इधर से निकल गया तो ये तो इनके अंदर घूमेगा, ठीक है? और ये वाला क्या है? ये वाला जो है ना सफ़ेद वाला, यही है वो वृक्क वाला गुच्छ, जो कोशिकाओं का गुच्छा है, अलग से, इन पाइपों से अलग। समझ रहे हो ना? ये देखो, ये यहाँ से, और जो ये वाला जो पार्ट है इससे अलग, जो वाइट चौक से जो लगा वो सारा क्या है? कोशिकाओं का गुच्छा है, ठीक है? अब एक बात मैंने आपको बताई दी है कि ज़रूरी नहीं है मैंने ये पाइप को ऐसे घुमाया है, आप भी हर बार ऐसे ही राउंड लगाओ, लेकिन आपको ये, आपका ये गुच्छा थोड़ा सा दिखना चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है ना? अब ये क्या है? यही तो इनके अंदर से छानेगा, इनके अंदर से ये जो पाइपें हैं इनके अंदर तो क्या है? सिर्फ खून घूमेगा। क्लियर है? इनकी जो झिल्ली है बहुत पतली होती है, इन पतली झिल्लियों से ये वाला है ना, यही तो छानेगा। क्लियर है? और छान कर जो मूत्र बनेगा, जो अपशिष्ट पदार्थ बनेगा, उनको एक तरफ इकट्ठा करेगा। क्लियर है? तो वृक्काणु का काम क्या है? उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? सबसे पहले तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो वृक्क धमनी की शाखा, यानी ये तो शुद्ध खून है वो लेके जाएगी, और सीरा है वो शुद्ध खून लेके आएगी। इतना क्लियर है सबको? इसके बाद ये वृक्काणु का नलिकाकार भाग, ये मैंने बता ही दिया है, ये नलिका भाग, ये वृक्काणु का भाग है, ये पाइप नहीं है, सीराएं या धमनी नहीं है। सीरा और धमनी तो खून लेके और आके जा रही है, ठीक है? ये वाला वृक्काणु का भाग है। और ये जो ये वाली लाइन बनाई है, ये इनके अंदर से खून ऐसे घूम के और इसी के अंदर से एक बार तो एंटर करेगा और फिर यहाँ से घूम के और वापस बाहर निकल जाएगा। और जब यहाँ से एंटर करके बाहर निकलेगा ना, ठीक है, तब क्या होगा? वो शुद्ध हो चुका होगा। क्लियर है? और अगर शुद्ध नहीं होता है, अगर इनके अंदर कोई कमी शमी आ गई, शुद्ध नहीं हुआ, तब हम कहते हैं कि उस इंसान की किडनी फेल हो गई है, किडनी सही से काम नहीं कर रही है। ठीक है? अब क्या इसका कोई अल्टरनेट हो सकता है? क्या इसका सफाई हो सकती है क्या? तो जब किडनी सही से काम नहीं कर रही होती है तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, इसकी बजाय, किडनी काम तो कर रही है, सही से काम नहीं कर रही है। एक तो होती है पूर्ण ही फेल हो जाए, बिल्कुल ही काम ही ना करे, एक होती है थोड़ा सा मतलब यहाँ की सफाई अच्छे से नहीं हो रही है। तब क्या करते हैं डॉक्टर, 2 या 3 महीनों में उसी मरीज़ को बुलाते हैं और उसका जो ये 2 पाइपें हैं ना, ये एक से जा रहा है और एक यहाँ से, तो वो हटाते हैं और एक बाहर कृत्रिम किडनी, ठीक है ना, जो मनुष्य के द्वारा बनाई, उसके अंदर भी क्या है, ऐसा ही जाल बना होता है एक, उनके अंदर से ये खून बाहर लगाते थे, वो उनके अंदर से आराम से घूमता 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 और वापस आ जाता है। और जब वहाँ उनके अंदर से घूमता है ना, तो भी ऐसे ही सफाई होती है। उसको हम बोलते हैं डायलिसिस प्रक्रम। ठीक है ना? वो डायलिसिस क्या होता है? वो डायलिसिस यही होता है कि जब किडनी साफ काम ना कर रही हो, किडनी खून को अच्छे से साफ ना कर रही हो, तो कृत्रिम किडनी लगाई जाती है जो खून को साफ करती है। ठीक है? उसको हम क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। क्लियर है ना? और ये तभी काम करता है जब किडनी थोड़ी बहुत काम कर रही हो। अगर किडनी बिल्कुल ही फेल हो जाए, मतलब थोड़ा सा भी काम ना करे, फिर तो किडनी निकालने के अलावा और कोई चारा नहीं है ना। इतना तो याद रहेगा, ये वृक्क की धमनी है जो इधर से वाली है। ठीक है? ये वाली क्या है, कोशिका वृक्क शिरा की, नहीं, वृक्क शिरा की शाखा। ये एक याद रखनी है आपको, क्योंकि शिरा क्या है, गंदा खून लेके आएगी। ये याद रखना, वृक्क धमनी जो शुद्ध खून लेके जाएगी। ये 2 पॉइंट तो याद रहेंगे।
अब ये जो गुच्छा है जो अपशिष्ट पदार्थों को निकालेगा, किस तरफ से निकालेगा? इस पाइप से ही तो निकालेगा। इसका नाम क्या है? संग्राहक वाहिनी। ये जो गुच्छा है इसका नाम क्या है? वृक्काणु का नलिकाकार भाग। 4 या 5 पॉइंट इतने तो ध्यान रहेंगे ना। जो अशुद्ध है अंदर जा रहा है, शुद्ध बाहर निकल रहा है, और यहाँ अपशिष्ट जो निकलेगा वो इधर निकल रहा है इसके अंदर। क्लियर है? बिल्कुल, जितना सिंपल करोगे डायग्राम को उतना ही आपको अच्छे से समझ को वहाँ से लेके जाएगी। ठीक है ना? ये चीज़ें वो चेक करेगा। ये नहीं कि ये पाइप मैंने ऐसे मोड़ रखी और आपने ऊपर की ओर मोड़ दी तो वो नंबर काट लेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है? ये मैंने आपको शुरू में ही समझा दिया था जब मैं शुरू में हमने डायग्राम बनाने शुरू किए थे। साइंस के अंदर डायग्राम सुंदर नहीं, सही होने चाहिए। ठीक है ना? क्लियर? वृक्काणु का नामांकित चित्र। या वृक्काणु का मानव उत्सर्जन में क्या कार्य है, या वृक्काणु क्या काम करता है, या क्या महत्व, वृक्काणु से रिलेटेड कुछ भी पूछा जाए ये क्वेश्चन का आंसर जो लिखेंगे वही आपको करना है। ठीक है? वृक्काणु नाम कहीं दिख जाए तो यही लिख देना, बस क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। वृक्काणु के बारे में कुछ भी पूछा जाए यही 4-5 लाइनें आपको लिखनी है। क्लियर है क्या? ठीक है ना? तो मनुष्य का जो अपशिष्ट, उसके अंदर जो पानी के अंदर जो अपशिष्ट घुला हुआ है उसके अंदर मुख्य रूप से जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। ठीक है ना? क्लियर है ये चीज? नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ उसके अंदर क्यों होते हैं? तो जब कोशिकाएं प्रोटीन का संश्लेषण कर रही होती है, प्रोटीन का उपयोग कर रही होती है, और प्रोटीन का उपयोग कोशिकाएं कहाँ करती है? तो अपनी वृद्धि करने में, अपनी मरम्मत करने के अंदर कोशिकाएं प्रोटीन का उपयोग करेंगी। ठीक है? और जब वो प्रोटीन का उपयोग कर रही होती है तो प्रोटीन के अंदर होता है अमीनो अम्ल। क्लियर है? प्रोटीन है, अगर प्रोटीन है उसी का दूसरा नाम हम बोल देते हैं अमीनो अम्ल है उसके अंदर। क्लियर है? अमीनो अम्ल यानी कि वो नाइट्रोजन का कोई पदार्थ है। ठीक है? उसका फॉर्मूला बहुत लंबा होता है, फॉर्मूले में हमें नहीं जाना है। अगर आपको 12th करनी है तो आप वहाँ पे अमीनो अम्ल का सूत्र भी पढ़ लोगे। क्लियर है? लेकिन अमीनो अम्ल के अंदर मुख्य रूप से नाइट्रोजन ही होता है। ठीक है? और कोशिका जब उस अमीनो अम्ल का प्रयोग कर रही होती है तो कुछ तो वो कर लेती है प्रयोग, लेकिन कुछ है वो बच जाता है। ठीक है ना? वो नाइट्रोजन फिर हमारे खून के अंदर से घूमती घूमती इस वृक्क के अंदर छन कर पानी के अंदर मिलकर मूत्र में आती है। ठीक है ना? और इसी नाइट्रोजनी पदार्थ को इसमें से एक मुख्य रूप से जो होती है जिसका नाम होता है यूरिया। यूरिया या फिर यूरिक अम्ल। और अगर आपने नाम सुना है तो इसी अपने मूत्र को इंग्लिश में हम यूरिन बोलते हैं। ठीक है ना? यूरिया या यूरिक अम्ल मानव के मूत्र के अंदर मुख्य रूप से होता है। हो गया। अब हमें करना है आखिरी टॉपिक, पौधों के अंदर उत्सर्जन कैसे होता है। तो पौधों के अंदर उत्सर्जन, उनके लिए उन्हें क्या करना है? अपने अपशिष्ट पदार्थ है उनको बाहर निकालना है। उत्सर्जन में तो यही होगा। ठीक है? अब वो अपशिष्ट पदार्थ कुछ तो है वो वैसे ही निकाल चुके होते हैं। जैसे पहला कि जब वो खाना बनाते हैं तब उनको क्या ऑक्सीजन है वो उनके लिए एक अपशिष्ट पदार्थ होती है। क्यों? उन्हें ज़रूरत ही नहीं होती उसकी, खाना बनाते वक्त बनती है कि नहीं बनती। उस ऑक्सीजन को सीधा कहाँ से निकाल देते हैं? रंध्र के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। ये पहला उत्सर्जन हुआ। ठीक है? अब पौधे जब श्वास ले रहे होते हैं, ठीक है ना, जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारा जो अपशिष्ट पदार्थ है वो गुदा द्वार से निकलता है, ऐसे ही पौधे जब खाना बनाते हैं तो उनका अपशिष्ट पदार्थ ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है? रंध्र के द्वारा बाहर निकल जाता है। ठीक है? ये पहला हुआ। दूसरा, जब वो खाना बना रहे होते हैं तब श्वसन कर रहे होते हैं तब उनका क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक अपशिष्ट पदार्थ होती है। वो भी वो कैसे बाहर निकालते हैं? उन्हीं रंध्र के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। क्लियर है? अब कुछ ऐसे अपशिष्ट पदार्थ हैं जो पौधों के अंदर बनते हैं, वो गैस की फॉर्म में नहीं होते, वो सॉलिड ठोस बनते हैं।
ठीक है। अब आपको पता है हमें तो बहुत सारे काम करने, हमने चलना भी होता है, खाना भी खाना होता है, घूमना, तो हमारे अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ है वो अलग तरीके के, यानी कि जंतुओं के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ है वो अलग तरीके के, और पौधे हैं वो तो एक ही जगह खड़े रहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या काम करना होता है? अपना खाना बनाना होता है, वृद्धि करनी होती है, बस इतना ही काम होता है। इसका मतलब उनके अपशिष्ट पदार्थ है वो भी थोड़ी मात्रा में होंगे, ज़्यादा मात्रा में नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उनका लगभग खाना भी एक ही प्रकार का होता है। क्या खाना होता है? हर टाइम उनको कार्बन डाइऑक्साइड और पानी तो लेना होता है, और कुछ तो खाने में वो लेते ही नहीं है। और हम क्या, हम तो बहुत सारी चटपटी चीज़ें लेते हैं, जो भी मन किया खा लिया। तो हमारे अपशिष्ट पदार्थ भी अलग तरीके के होंगे, उनके अपशिष्ट पदार्थ भी अलग तरीके के होंगे। अब उन्होंने अब सोचो, अब आप हर रोज़ सुबह सिर्फ दूध ही दूध पी रहे हो, तो आपका अपशिष्ट पदार्थ कैसा होगा? अलग तरीके का। ठीक है, आप हर रोज़ सिर्फ सब्जी खा रहे हो, अपशिष्ट पदार्थ अलग तरीके का होगा कि नहीं, है ना? ऐसे ही पौधे हैं वो तो एक ही तरीके का ले रहे हैं, क्या? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, तो उनका अपशिष्ट पदार्थ है वो भी लगभग सभी पौधों में एक तरीके का ही निकलता है। ठीक है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने छोड़ दी, एक ऑक्सीजन भी उन्होंने छोड़ दी जो जरूरत नहीं थी। अब जो ठोस वाला अपशिष्ट पदार्थ वो क्या होता है? तो कुछ पौधों में तनों के ऊपर चिपचिपा पदार्थ, अगर आपने देखा हो, गोंद बोलते हैं हम जिसको, वो पौधों का अपशिष्ट पदार्थ होता है। ठीक है ना, जो उनके कोशिकाओं के अंदर बन जाता है, उनकी पौधों को जरूरत नहीं होती, तो वो सीधा कैसे निकालते हैं? अपने कोशिकाएं उनसे सीधा बाहर निकाल देते हैं और तने के ऊपर ऐसे फैलता रहता है, जिसे हम गोंद बोलते हैं। कुछ पौधों के अंदर उसी वो जो चिपचिपा पदार्थ है वो रेजिन भी बोल देते हैं उसको। ठीक है, या तो गोंद या रेजिन। क्लियर है? ये क्या है? ये पौधे के अपशिष्ट पदार्थ, और ये सभी पौधों में बनते भी नहीं है। कुछ पौधों में बनते हैं, कुछ पौधे जो अच्छे से अपना खाना बना लेते हैं या उनको सारी चीज़ें प्रयुक्त हो जाती हैं, उनमें नहीं बनते हैं, करने की ज़रूरत नहीं होती है। जो प्रकाश संश्लेषण में अपशिष्ट बनते हैं उसे रंध्र के द्वारा बाहर निकाल देता है। कौन से? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में क्या बनती है? ऑक्सीजन ही तो बनती है, ऑक्सीजन को वो बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसके अलावा कोशिकाओं को कार्य करते वक्त, कोशिका कार्य कब कर रही होती है? जब उसे या तो वृद्धि करनी होती है या जब अपना ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तब जो ठोस अपशिष्ट बनते हैं तो ठोस अपशिष्ट गोंद तथा रेजिन के रूप में सीधा बाहर निकाल देते हैं। वो जहाँ पे भी निकाले, चाहे वो तने पे निकाले, चाहे वो टहनी पे निकाले,